गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने रसायन विज्ञान का एक टॉपिक लेकर के आया हूं, जो है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ये टॉपिक कक्षा 9th की एनसीईआरटी विज्ञान का टॉपिक है और कक्षा 11th की एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का चैप्टर है, उसका भी एक टॉपिक है। तो इससे पहले हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ें, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कराना चाहता हूँ कि हमने परमाणु पढ़ा था और मैटर पदार्थ पढ़े थे। पदार्थ के हमने प्रकार पढ़े थे, भौतिक गुणों के आधार पर प्रकार पढ़े और रासायनिक गुणों के आधार पर प्रकार पढ़े थे। भौतिक गुणों के आधार पर हमने पदार्थों को बांटा ठोस, द्रव, गैस में। रासायनिक गुणों के आधार पर हमने उनको जो है शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के रूप में बांटा। शुद्ध पदार्थ में हमारा विलयन आता था और जो मिश्रण है, मिश्रण में हमारा कोलाइड और निलंबन आता था। तो उन सब की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। अब जब हमने शुद्ध पदार्थ पढ़ा था, शुद्ध पदार्थ विलयन है, तो वहीं पर एलिमेंट्स, शुद्ध पदार्थ जो होते हैं तत्व और यौगिक, कंपाउंड से बने होते हैं। तो तत्व किससे बना है? तत्व में बहुत सारे परमाणु होते हैं। तो उसी परमाणु जो एटम है वो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, या वो परमाणु कैसा होगा, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, उन सब के बारे में बताने के लिए डाल्टन ने सबसे पहले अपना परमाणु सिद्धांत दिया। इन्होंने अपना जो इसके बारे में, इससे हम पढ़ें कि इससे पहले डाल्टन के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। डाल्टन का जन्म 1766 में इंग्लैंड में हुआ था। एक गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था और केवल 12 साल की उम्र में ये एक शिक्षक बन चुके थे, टीचर बन गए थे। और उसके बाद हम ये 7 साल के बाद प्रिंसिपल बन गए थे और उसके बाद वहाँ से ये अपनी अगली पढ़ाई जारी रखने के लिए मैनचेस्टर चले गए। और बाद में 1808 में, कब? 1808 में इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो इन्होंने परमाणु के बारे में कहा क्या, देखिए काफी डिटेल में आपको शॉर्ट मेरे द्वारा काफी, मैं शॉर्ट आपको अच्छे से इसको मैं आगे से अपनी कोशिश करूंगा और आपको इसको काफी ध्यान से देखना है। क्योंकि अगर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे हम कक्षा 9th 10th के स्टूडेंट हों, चाहे 11th 12th के स्टूडेंट हों, या कोई चाहे कॉलेज का स्टूडेंट हो, या कोई नीट या AIPMT इनकी तैयारी कर रहा हो, या फिर कोई सीट या यूटेट की तैयारी कर रहा हो, तो उस दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अमूमन इसमें हम कंफ्यूज होते हैं, अमूमन इसमें हम गलती करते हैं, तो हम इसको देखते हैं। ध्यान से देखना है और वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि जब हम इसको पूरा देखेंगे तभी हम इसके बारे में हमें पता भी लग पाएगा कि डाल्टन ने आखिर क्या क्या बात कही थी, क्या क्या इसकी सीमाएं थी। चलो बढ़ते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि पहली बात डाल्टन ने जो कही थी कि कोई भी जो पदार्थ है, कोई भी पदार्थ जो होते हैं वो परमाणु से बने होते हैं। पहली बात उन्होंने यही कही थी कि जो कोई भी परमाणु, कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ या द्रव्य, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, वो परमाणु से मिलकर बना होता है, परमाणु से बना होता है, एटम से बना होता है, परमाणु से बना होता है, ये इन्होंने बताया। कोई भी पदार्थ, ठोस, द्रव और गैस, चाहे कुछ भी हो, वो कोई भी होगा, वो किससे बना होगा? परमाणु से बना होगा। ये पहली चीज इन्होंने पहली बात कही। अब दूसरी, जब परमाणु से बना है तो ये परमाणु कैसा होगा? ये परमाणु ऐसा कण होगा, वह छोटे से छोटा कण होगा जिसको हम और छोटे पार्ट्स में नहीं तोड़ सकते। यानी परमाणु क्या होगा? अविभाज्य होगा। दूसरी चीज उन्होंने क्या कही कि जो परमाणु है, परमाणु जो है अविभाज्य है, अविभाज्य कण है, इनडिविजिबल है। यानी अविभाज्य मतलब जिसको आप अन्य छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं। ऐसा छोटा कण है जिसको हम और छोटे पार्ट्स में नहीं तोड़ सकते, उसका और छोटे भाग से नहीं कर सकते, अन्य छोटे टुकड़े नहीं कर सकते, इतना छोटा कण है। इसी का मतलब क्या कि परमाणु अविभाज्य है, इनडिविजिबल है। अगली चीज क्या कही? अगली चीज उन्होंने कही कि कोई भी रासायनिक अगर अभिक्रिया होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, या किसी भी, हम लिख लेते हैं इसको, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है?
परमाणु ना तो सृजित होता है और ना ही नष्ट होता है, यानी परमाणु को हम ना तो बना सकते हैं और ना ही परमाणु को हम नष्ट कर सकते हैं। ये जितना है उतना ही रहेगा। परमाणु ना तो सृजित होता है, यानी परमाणु को ना तो सृजित किया जाता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। नष्ट किया जा सकता है। ये देखिए, अब इस लाइन को हमको समझना है कि अगर कोई भी रासायनिक विक्रिया होती है तो उसमें परमाणु ना तो बढ़ेंगे ना ही घटेंगे, परमाणु जितने थे उतने ही रहेंगे। ये इसका मतलब है। अगर हम इसी चीज को एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं, इस तीसरी वाली लाइन को अगर हम एग्जाम्पल से समझते हैं, तो एग्जाम्पल हम अगर बनाते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। अगर एक रिएक्शन है, माना H2 और O जुड़ते हैं, H और हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन का परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु से जुड़ता है तो जल का अणु बनाता है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु है और ये ऑक्सीजन से मिलता है तो जल बनता है। ये तो हमको सबको पता है, जल बन रहा है। अब इसमें देखिए, इस यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन का परमाणु है, इस हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं इसमें, हाइड्रोजन के इसमें 2 परमाणु है। यह H2 लिखा है, 2 परमाणु हाइड्रोजन के हैं और प्लस एक परमाणु इसमें किसका जोड़ा है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की कोई संख्या नहीं लिखी है, इसका मतलब सिंगल है, वो एक परमाणु ऑक्सीजन का है। तो ये जब दोनों कंबाइंड हो रहे हैं तो कंबाइंड कैसे हो रहे हैं, H2O बना रहे हैं। H2O बना रहे हैं यानी H2O में क्या है, 2 परमाणु हाइड्रोजन के हैं और एक परमाणु ऑक्सीजन का है। इसीलिए क्या लिखते हैं हम कि H2O में H और O के बीच का जो अनुपात था, H2O एक यौगिक होता था, H2O में H और O का जो अनुपात होता था वो कितना था, 2:1। ये 2:1 क्या है, ये परमाणु का अनुपात है। अब देखिए टोटल परमाणु कितने हुए, ये जो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, यहाँ पर कुल कितने एटम हैं, टोटल जो एटम है वो कितने हैं, टोटल एटम कितने हैं, 3। 2 हाइड्रोजन के हो गए, 1 ऑक्सीजन का। और यहाँ कितने एटम है, टोटल एटम कितने हैं H2O में, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का। यहाँ भी कितने आए, 3 आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो थर्ड लॉ था कि कोई भी रासायनिक विक्रिया होती है, किसी भी रासायनिक विक्रिया में परमाणु ना तो सृजित होता है और ना ही परमाणु क्या होता है, नष्ट होता है। ये था इसका तीसरा नियम। अगला नियम क्या था, अगला नियम उन्होंने क्या बताया, डाल्टन ने अगला ये कहा कि अगर एक तत्व है, उस तत्व के जो होते हैं सभी परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वह रासायनिक गुण होंगे, एक जैसे होंगे। यानी एक तत्व जो होगा, एक तत्व के उस तत्व में जितने भी परमाणु, एक तत्व के सभी परमाणु, एक तत्व के सभी परमाणु, एक तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान, सभी परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुण, वह रासायनिक गुण, एक तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान व रासायनिक गुण समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। इसका मतलब क्या है कि मान लिया एक तत्व है, कोई एक तत्व है, उसके हम अगर उसके जितने भी परमाणु होंगे, उन परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस नियम को हम एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं, देखिए मान लिया मैंने सोडियम का आइटम ले लिया, Na23। ये क्या है, ये एटॉमिक मास हो गया, एटॉमिक मास, इसका परमाणु द्रव्यमान, और ये क्या है, एटॉमिक नंबर है।
एटॉमिक नंबर 11 है। इसका मतलब क्या है, सोडियम का ये एक परमाणु है। ये क्या है, सोडियम का एक परमाणु। तो सोडियम का Na का एक परमाणु, उसने कहा था बराबर, उसका द्रव्यमान कितना है 23। किसी या एक तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान बराबर होगा, कहा उसने। ये सोडियम का एक परमाणु है। अगर मैं सोडियम के दो परमाणु लेता हूं, दो Na लेता हूं, तब उसका द्रव्यमान क्या होगा। जो एक परमाणु का ये क्या है, द्रव्यमान है। ठीक है, अगर सोडियम के दो परमाणु लेता हूं, द्रव्यमान कितना हो जाएगा 23 गुणा 2, 46 होगा। द्रव्यमान 45 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46 होगा, 44 भी नहीं होगा, इससे ज्यादा भी नहीं होगा। यानी अगर एक सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान अगर 23 है, तो दो परमाणु का उसका दुगुना 46, दूसरे का भी 23 ही होगा, तीसरे का भी अलग से होगा। तो तीसरे यहाँ पर दो परमाणु है, तो यहाँ में इसलिए हमने जोड़ना, टोटल मास निकला वो 46 निकला। अगर इसकी जगह आपने 4 सोडियम ले लिए, 4 सोडियम ले लिए, 1 सोडियम 2 3 4, तो सबका जो मास होगा वो बराबर होगा। परमाणु द्रव्यमान सभी का क्या होगा, क्योंकि ये तत्व एक ही है, ये तत्व सोडियम ही है। ये नियम था कि एक तत्व के सभी परमाणु, चाहे आप कितने भी परमाणु ले लो, उनका द्रव्यमान बराबर होगा। अब हमको पहले से पता है कि सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान 23 होता है, इसलिए हम सोडियम के कितने भी परमाणु ले लें तो उनका परमाणु द्रव्यमान 23 करके ही रहेगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज उन्होंने क्या कहा कि उनके रासायनिक गुण एक जैसे होंगे। रासायनिक गुण का मतलब साइज क्या है उनका मास क्या है, यानी द्रव्यमान क्या है, उनका शेप क्या है, उनकी वैलेंसी क्या है, संयोजकता क्या होगी, आकार क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा, ये सब गुण, ये रासायनिक गुण भी क्या होंगे, उनके जो अन्य रासायनिक गुण और गुण हैं वो गुण भी क्या होंगे, एक जैसे होंगे, अगर वो एटम एक ही तत्व का है। एक तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एक जैसा होगा। ये हमारा क्या था, फोर्थ लॉ था इसका। नेक्स्ट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या कहा था। चौथा चीज उसने क्या कही कि चौथी बात कही थी, अगर अलग अलग तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान रासायनिक गुण अलग अलग होते। अगर आपने तत्व अलग अलग ले लिए, क्या कहा था कि अलग अलग तत्वों के द्रव्यमान, तत्वों के द्रव्यमान व एवं रासायनिक गुण ये क्या होंगे, अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। ये उसने कहा था कि अगर आपने अलग तत्व लिए हैं तो उनके द्रव्यमान और उनके रासायनिक गुण भी अलग होंगे। इस नियम को कैसे समझते हैं, मान लिया देखो, अगर हमने दो तत्व ले लिए, एक हमने ले लिया सोडियम Na, दूसरा हमने ले लिया फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन ले लिया या आपने ऑक्सीजन ले लिया। ठीक, सोडियम लिया है तो पहले से पता है सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, द्रव्यमान 23 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, द्रव्यमान हमारा 16 होता है। तो देखिए यहां पर जो द्रव्यमान आया और यहां पर दोनों अलग तत्व थे, द्रव्यमान, यहां का द्रव्यमान कितना है 23 है, यहां कितना है 16 है। तो अलग अलग तत्वों के द्रव्यमान अलग है। ठीक हो गया। वह अन्य रासायनिक गुण, अब रासायनिक गुण कैसे समझें, देखो थोड़ा सा एग्जाम कोशिश करते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक अगर 11 है तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन के लिए 2n² नियम आपको बता चुका हूं। पहली जो इसकी KLM, हम फिर आगे नील बोर्स में पढ़ेंगे इसको। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में कितने होंगे इसमें 8, तीसरी में कितना होगा 1। तो ये क्या करता है, अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करता है। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको क्या की जरूरत थी, 7 की जरूरत थी, 7 1 8 जाता।
लेकिन 7 तो ज्यादा है, इसलिए क्या करता है, इस एक को ही किसी को क्या करता है, दे देता है। इसका मतलब क्या बनाता है, ये +1 इसकी क्या होती है, संयोजकता हो जाती है। यानी संयोजकता एक रासायनिक गुण है, संयोजकता इसकी +1 आ रही है। ऐसा अगर इसके केस में हम देखते हैं, ऑक्सीजन के केस में, तो K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और L सेल में कितने आएंगे, 6, क्योंकि 6 2 8 पूरे हो गए 8। अब इसकी बाहरी कक्षा ये है, यहां पर 8 करने के लिए इसको क्या कितनी जरूरत है, 2 की ही जरूरत है। और अगर इस 6 को किसी को और देता है तो 6 तो कोई और लेगा नहीं, लेने वाला तो भी चाहिए इतना, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी से लेता है, क्योंकि 6 में 2 की जरूरत है। इसीलिए ये क्या है, ये अपनी -2 संयोजकता बनाता है, इसकी संयोजकता -2 है। देख लिए, इसकी संयोजकता एक प्लस में आ रही है, इसकी संयोजकता -2 आ रही है। ठीक हो गया। इसका मतलब अगर अलग अलग तत्व हैं तो उनके द्रव्यमान और उनके रासायनिक गुण भी क्या होते हैं, हमेशा अलग अलग होते हैं। ये था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का चौथा नियम।